नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मध्यकालीन इतिहास के स्टडी के बारे में हम बात करते हैं तो उसके संदर्भ में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर हम एक ओवरव्यू के रूप में जाएं तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल हुए थे या वायसराय हुए थे, उनके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ताकि जो है ना पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जो है ना एक बेसिक आइडिया हो जाए कि उनका कार्यकाल कब से कब तक हुआ था और उनके कार्यकाल में क्या-क्या इंसिडेंट हुए थे और कौन-कौन से गवर्नर जनरल हुए हैं और वायसराय हुए हैं, उनका क्रोनोलॉजी क्या-क्या है, ताकि एक बेसिक आइडिया हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम गवर्नर जनरल या वायसराय जो भी हुए हैं, आप उनकी क्रोनोलॉजी, उनके कार्यकाल के दौरान कौन-कौन से प्रमुख घटनाएं हुई हैं, कौन-कौन से इंसिडेंट हुए हैं, क्या-क्या नई चीज़ें निकल के आई थी, इन सब के बारे में स्टार्ट करेंगे। क्योंकि गवर्नर जनरल और वायसराय अगर टोटल काउंट करते हैं लगभग जो है ना मुख्य रूप से 20 के आसपास हैं। तो इस तरीके से ये लेक्चर जो होगा ये 4-5 पार्ट में होगा, ताकि जो है ना आपको भी समय मिल जाए और ज़्यादा लेक्चर लंबा ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और उसको स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें दोस्तों के बीच में, जो भी इस फील्ड में है और वो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि गवर्नर जनरल की क्रोनोलॉजी, उनका कालक्रम जो है ना वो जरूर पूछा जाता है, या उनके कालक्रम में जो है ना और उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या इंसिडेंट हुए थे मुख्य रूप से, ये जरूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गवर्नर जनरल अवधि 1773 से 1858। जैसे कि हम जानते हैं जो गवर्नर जनरल थे वो 1773 ईस्वी में वारेन हास्टिंग थे, उनके स्टार्ट हुआ था उनसे गवर्नर जनरल, और वो गवर्नर जनरल बंगाल हुए थे। उसके बाद जो है ना विलियम बेटिंग जो है ना वो गवर्नर जनरल ऑफ पूरे ऑल इंडिया बन गए थे, पूरे भारत के। उसके पश्चात जो है ना 1858 में इसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया था। सबसे पहले हम फोकस करेंगे 1773 से 1858 ईस्वी के मध्य जो भी गवर्नर जनरल आए हैं उनके बारे में। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, जो 1773 ईस्वी में वारेन हास्टिंग जो है ना पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनसे पहले भी गवर्नर हुए हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। जो बंगाल के गवर्नर हुए 1757 से 1773 ईस्वी के मध्य, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव का नाम आता है, जैसे सब लोगों को पता होगा। वो बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे जब बंगाल प्रेसिडेंसी का गठन हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं जब बंगाल प्रेसिडेंसी 1690 ईस्वी में बना था, एक लेक्चर आएगा 2-3 दिन में, जिसमें जो जितने भी प्रेसिडेंसी है वो कब कब बने थे, उनका क्रोनोलॉजी क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर फोकस करते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर 1757 से 1760 ईस्वी के मध्य जो है ना रॉबर्ट क्लाइव थे, और वो फिर से बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर बने थे 1765 और 67 के दौरान। 1765 और 72 में जो बंगाल में दोहरी शासन की प्रणाली आई थी, या डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उस समय वहाँ का नवाब था नजमुद्दौला। तो ये जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की स्थापना हुई थी, ये सिस्टम आया था 1700। डुअल सिस्टम गवर्नमेंट जैसे हम बात करें 1765 ईस्वी में आया था, जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो कि 1764 में लड़ा गया था। तो ये एक प्रमुख इंसिडेंट है या घटना है जो रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में हुई। उसके बाद हेनरी वॉन सिटार्ट है, ये गवर्नर हुए हैं बंगाल के ही, जो 1760 से 1765 ईस्वी के तक थे, हेनरी वॉन सिटार्ट। और इनके कार्यकाल के दौरान बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में। उसके पश्चात नाम आता है जॉन कॉर्टियर का। वो 1769 से 1772 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर के रूप में उन्होंने काम किया, और उनके कार्यकाल में जो बहुत फेमस और वी कैन से अनफेमस इंसिडेंट हुआ था, जो कि बंगाल का काल पड़ा था 1770 ईस्वी में, तो उनके कार्यकाल में हुआ था जॉन कॉर्टियर के। इस तरीके से हमने जो गवर्नर जनरल ने उससे पहले के जो कुछ गवर्नर हुए हैं उनके बारे में हमने जान लिया। क्योंकि ये घटनाएं जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहले गवर्नर जनरल का नाम आता है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए थे, वारेन हास्टिंग, जिनका कार्यकाल अवधि थी 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी के मध्य। एक अधिनियम यहाँ इस बात का जिक्र करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में, जिसको विनिमयन अधिनियम बोलते हैं। इस एक्ट में एक प्रमुख बात थी कि इसने जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया था, और उसके
हेल्प के लिए, मदद के लिए 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद की भी स्थापना की थी, और जो बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य में जो है ना उनकी मदद किया करता था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में, विनिमयन अधिनियम। तो ऐसे पहले गवर्नर जनरल जो है ना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, जिनका कार्यकाल 1773 से 1785 ईस्वी के बाद था, डिस्कस कर चुके हैं। और उनके कार्यकाल में कुछ प्रमुख इंसिडेंट और कुछ घटनाएं हुई थी, उनके बारे में जान लेते हैं कि 1774 का रोहिल्ला युद्ध भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। जो विनिमयन अधिनियम आया था 1773 ईस्वी में, उसकी एक प्रमुख बात थी कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया था कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट आया था, गठन हुआ था, उसका जो है ना किस एक्ट के अंतर्गत आया था। तो वो विनिमयन अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो ये गठन हुआ था 1774 ईस्वी में। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान प्रथम मराठा युद्ध हुआ था। जो प्रथम मराठा युद्ध चला था 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य, और ये खत्म हुआ था 1782 ईस्वी में। सलवाई की संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत प्रथम मराठा युद्ध समाप्त हुआ था, और कार्यकाल था वारेन हेस्टिंग का। 1780 से 84 ईस्वी के मध्य जो हम जानते हैं कि पहला मैसूर युद्ध जो हुआ था, जो पहला एंग्लो मैसूर या उसके बाद ब्रिटिश मैसूर का जो युद्ध हुआ था, एंग्लो मैसूर वार, वो हुआ था 1769 ईस्वी में। 1766 से 1769 ईस्वी के मध्य शुरू हुआ था उसका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, और जो अंत हुआ था 1769 ईस्वी में, वो मद्रास की संधि से पहले मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो यहाँ हमने पहले मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ा, जो 66 से 69, 1766 से 1769 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था, और फाइनली अंत में 1769 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ मद्रास यानी मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। यहाँ पर दूसरा जो मैसूर युद्ध हुआ वो 1784 80 और 84 के बीच में हुआ था, और ये मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। जो पहला मैसूर युद्ध था उसमें हैदर अली की जीत हुई थी, लेकिन दूसरे युद्ध में हैदर अली को हार का सामना करना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 ईस्वी में, पिट्स इंडिया अधिनियम, और इन्हीं के कार्यकाल में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, और जो 1784 ईस्वी में। एक प्रमुख जो घटनाएं थी वो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। उनके कार्यकाल के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी कि बनारस का महाराजा थे चैत सिंह, उनके साथ जो है ना इनके जो रिलेशनशिप्स है वो तनावपूर्ण थे, और नंद कुमार एक प्रभावशाली अधिकारी थे बंगाल में। तो उनके खिलाफ इन्हें षड्यंत्र किया था, और इंग्लैंड में फिर उसके बाद उनके पर महाभियोग जो है ना चलाया गया था। तो जो इम्पीचमेंट हुआ था इंग्लैंड में वारेन हेस्टिंग के खिलाफ, वो बेसिकली कुछ 3-4 प्रमुख कारण थे। सबसे पहले उन्होंने जो षड्यंत्र रचा, कॉन्स्पिरेसी रची नंद कुमार और चैत सिंह के खिलाफ, और उसके पश्चात नाम आता है कि उन्होंने जो करप्शन वगैरह किए, तो उसकी वजह से भी उन पर इम्पीचमेंट या महाभियोग चला गया था। वारेन हेस्टिंग और सर एलिजा इम्पे, जो कि हमने डिस्कस किया कि 1774 ईस्वी में ही जो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट जो है ना मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। उन दोनों ने मिलकर नंद कुमार के खिलाफ षड्यंत्र रचा, और जालसाजी के एक छोटे से अपराध के लिए नंद कुमार को मौत की सजा दी गई। तो ये एक प्रमुख इंसिडेंट था जो इनके कार्यकाल में हुआ था। 1785 में वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड लौटने के दौरान उन पर इम्पीचमेंट हुआ, और इम्पीचमेंट का जो या महाभियोग की जो कार्रवाई शुरू की थी वो एडमंड बर्ग द्वारा चालू की गई थी, जो कि हमने डिस्कस किया कि उन पर रोहिल्ला युद्ध में उत्पीड़न का आरोप था, चैत सिंह का उत्पीड़न किया था, और कंपनी में सामान्य भ्रष्टाचार। ये प्रमुख बातें थी जिसकी वजह से उन पर जो है ना इम्पीचमेंट या महाभियोग की कार्रवाई हुई थी। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान एक अलग इंसिडेंट था कि वारेन हेस्टिंग ने बंगाल की राजधानी को कोलकाता शिफ्ट किया था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, और भारत में अंग्रेज साम्राज्य की पहली राजधानी इसी को बनाया था। वारेन हेस्टिंग ने 1776 ईस्वी में कानून संबंधी एक संहिता का निर्माण कराया, जिसे अ कोड ऑफ जेंटू बोला जाता है, कोड ऑफ जेंटू लॉ। संस्कृत में संहिता का अनुवाद कहा जाता है इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाएगा। कोड ऑफ जेंटू लॉ कब आया? 1776 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में।
इसने जो है ना प्रत्येक जिलों में दीवानी या फौजदारी अदालत के गठन किया, वारेन हास्टिंग ने ही, और कोलकाता में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की भी गठन की, जो कि एक अपीलीय न्यायालय हुआ करते थे। मतलब कोई भी केस प्रत्येक जिले में अगर दीवानी या फौजदारी अदालत से जो है ना उछली अदालत में जो है ना ऊपर की अदालत में जाना होता था, तो वो सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत हुआ करते, जो कोलकाता में स्थित थे। ये वारेन हास्टिंग के कार्यकाल के दौरान ही इनकी स्थापना की गई थी। वारेन हास्टिंग के बाद एक बंगाल के कार्यवाहक गवर्नर जनरल हुए, यहाँ जानना थोड़ा जरूरी है क्योंकि उनके नाम था कप्तान जॉन मैकफर्सन। तो कप्तान जॉन मैकफर्सन एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल हुए हैं वारेन हास्टिंग, और नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस उनके मध्य है। तो इस तरीके से हमने वारेन हास्टिंग के बारे में पढ़ा, उनका कार्यकाल जो 1773-85 के मध्य था, और उनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन से प्रमुख इंसिडेंट हुए हैं उनके बारे में हमने स्टडी करी, और जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉर्नवालिस, जिनका कार्यकाल अवधि 1786 से 1793 ईस्वी के मध्य थी। उनके कार्यकाल के दौरान कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में जिक्र कर लेते हैं। उनका पहला कार्यकाल 1786 और 1793 के बीच में था। ये पहला था चूंकि वो फिर आए हुए, तो दूसरी बार वो 1805 में आए थे, लेकिन शुरुआती दिनों में उनकी मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के आगमन से पहले जॉन मैकफर्सन जो है गवर्नर जनरल के रूप में सेवा की, जैसे हमने डिस्कस किया है, और जॉन सोर और जेम्स ग्रांट की सहायता से 1793 में बंगाल के स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को शुरू किया था। एक प्रमुख इंसिडेंट था, घटना थी, और एक प्रमुख बेसिकली स्टेप्स था रेगुलेशन की शुरुआत के लिए। तो जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली आई थी बंगाल में, इसको इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, और 1793 ईस्वी में आई थी। और एक एग्जाम्स में काफी पूछा गया बहुत बार कि जो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, या इसको इंग्लिश में हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल कहते हैं, 1793 ईस्वी में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको प्रतिपादित किया, और उसकी इस प्रतिपादन में मदद की थी सर जॉन सोर और जेम्स ग्रांट। तो इन दोनों की मदद से उन्होंने जो है ना बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी 1793 ईस्वी में। वारेन हास्टिंग द्वारा शुरू की गई वार्षिक पट्टा प्रणाली के स्थान पर यह 10 साल की एक स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी। जो वारेन हास्टिंग ने एक पट्टा प्रणाली जो ईयरली बेसिस पे हुआ करता था, कि हर साल जो है ना वो पट्टा लोगों के बीच में जो है ना उसको ऑक्शन किया जाता था, उसके जगह जो है ना 10 साल की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। चूंकि ये पीरियड बहुत लंबा था, 10 साल का था, इसी वजह से इसको स्थायी बंदोबस्त प्रणाली या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। इसका एक प्रमुख नाम और है जो कभी एग्जाम से पूछा जाता है, इसका नाम है इस्तामराई बंदोबस्त भी बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त या इस्तामराई बंदोबस्त। और जो क्षेत्र थे वो कौन कौन से क्षेत्र इसमें इंक्लूड थे स्थायी बंदोबस्त में, जो बंगाल में चालू किया था 1793 उसमें, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और कर्नाटक, ये प्रमुख क्षेत्र थे जो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आते थे। कॉर्नवालिस ने ही एक बहुत महत्वपूर्ण कॉर्नवालिस कोड जो 1793 ईस्वी में आया था, वो बेसिकली न्यायिक सुधारों के लिए था। उसमें न्यायिक सुधार शामिल किए थे, और राजस्व प्रशासन जिसको रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और नागरिक अधिकार सिविल ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्र को अलग करना था। तो कॉर्नवालिस कोड में बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन, इन दोनों पार्टों को जो है ना डिफरेंट अलग कर दिया था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। उससे पहले जो है ना वारेन हास्टिंग के टाइम पे ही ये दोनों एक ही रूप में जो है ना इन पर जो है ना कार्य किया जाता था। प्रशासनिक मशीनरी के यूरोपीकरण और सिविल सेवाओं की शुरुआत जो है ना वारेन कॉर्नवालिस के जो है ना लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर ही हुआ था। तो जो भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज है या सिविल सर्विस की कहते हैं शुरुआत हुई थी, वो कॉर्नवालिस के टाइम पर हुई थी। सिविल सेवा पुलिस प्रणाली के भी निर्माता थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। उनके कार्यकाल के दौरान को प्रमुख युद्ध हुए थे, वो थर्ड मैसूर वार, एंग्लो मैसूर वार हुआ था। उसका जो जिस अवधि के दौरान वो लड़ा गया था 1790 और 92 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य लड़ाई हुई थी, और इसमें जो ये समाप्त हुआ 1792 ईस्वी में समाप्त हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि से। तो इस तरीके से हमने तीनों मैसूर वार अभी देख लिए हैं, और जो चौथा मैसूर वार होगा वो वेलेस्ली के टाइम पे होगा। तो यहाँ थर्ड मैसूर वार हुआ है श्रीरंगपट्टनम की संधि से, जो खत्म हुआ है 1792 ईस्वी में। यहाँ पर जैसा हमने डिस्कस किया कि कॉर्नवालिस पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी मृत्यु भारत में हुई थी 1805 में, जब वो दोबारा आए थे इंडिया। वारेन हास्टिंग की विस्तारवादी नीति
के विपरीत तटस्थता की नीति का पालन किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मतलब उससे पहले जो वॉरेन हास्टिंग्स थी उनका एक्सपेंशनरी पॉलिसी था, मतलब राज्य अपना जो साम्राज्य उसका बढ़ोतरी या एक्सपेंड करना चाहते थे, उसके खिलाफ जो है ना, उसके अगेंस्ट उन्होंने तटस्थता यानी पॉलिसी ऑफ नेचुरलिटी की नीति अपनाई। मतलब जैसा इंसिडेंट था जो चल रहा था उसको उसी तरीके से चलने दिया था। कॉर्नवालिस ने भारत में ब्रिटेन से भी पहले पुलिस व्यवस्था की स्थापना की। इन्हें पुलिस व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। तो क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि भारत में जो पुलिस व्यवस्था का जनक वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, और वो ब्रिटेन से भी पहले यहाँ पर पुलिस व्यवस्था इस्टेब्लिश हुई थी, जिनका जनक किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1805 ईस्वी में कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई थी। गाजीपुर में इनका मकबरा बना है जिसे लॉर्ड साहब का मकबरा कहा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि लॉर्ड साहब का मकबरा जो है ना किस गवर्नर जनरल के नाम पर बनाया गया है गाजीपुर में? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जिनका कार्यकाल अवधि 1786 से 93 ईस्वी के मध्य था। उनके कार्यकाल के दौरान हमने जो भी पढ़ा, जो भी इंसिडेंट हुए, जो भी घटनाएं हुई, जो भी नई चीजें हुई और युद्ध लड़े गए, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में हम बात कर लेते हैं, सर जॉन शोर, जिनका कार्यकाल अवधि थी 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी के मध्य। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1793 का एक चार्टर अधिनियम आया था। उस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत एक बात थी कि भारतीय खजाने से व्यय, ब्याज, वेतन और लाभांश का भुगतान किया जाना था। मतलब सारी जो एक्सपेंशन था वो जो इंडियन ट्रेजरी है, भारतीय खजाना था, उस पर जो है थोपा गया था। और राजस्व और न्यायिक प्रशासन को पृथककरण किया गया। ये इस अधिनियम के अंतर्गत जो चार्टर अधिनियम आया 1793 ईस्वी में, रेगुलेटिंग एक्ट 1793, इसे मौल अदालत का अंत हो गया। एक प्रमुख बात थी। सर जॉन शोर के कार्यकाल के दौरान निजाम और मराठों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसे खारदा की लड़ाई कहते हैं, और वो 1795 ईस्वी में हुई थी। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सर जॉन शोर ने भी नॉन इंटरफेरेंस की नीति अपनाई, गैर हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, और उनके पश्चात उनकी अवधि बहुत ही शांतिपूर्ण थी। कोई ज्यादा इंसिडेंट या कोई ज्यादा स्टेप्स नहीं लिए गए थे। उनके पश्चात बंगाल के कार्यवाहक गवर्नर जनरल भी आए थे, जिसे ऑलरेड क्लार्क के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने जॉन शोर, जो कि 1793 से 1798 ईस्वी के गवर्नर जनरल रहे हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है नाम लॉर्ड वेलेस्ली का, फोर्थ गवर्नर जनरल, जो 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी के मध्य जो रहे थे, उनका कार्यकाल था। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने भारत में शांति की नीति, जो इससे पहले चाहे कॉर्नवालिस हो चाहे जॉन शोर ने, उन्होंने जो पीस एक पॉलिसी अपनाई थी, तटस्थता की नीति अपनाई थी, उसके अगेंस्ट या उसको छोड़कर केवल युद्ध नीति का पालन किया था। इस वजह से लॉर्ड वेलेस्ली जाने जाते हैं। और लॉर्ड वेलेस्ली का एक नाम आता है जो सहायक संधि पद्धति लागू हुई थी, जिसको इंग्लिश में पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस भी बोला जाता है। काफी महत्वपूर्ण है कि ये किसने लागू किया था ब्रिटिश भारत में, तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। लेकिन ये जो संधि है, ये सबसे पहले लागू किसने किया था मतलब इंडिया में? वो सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर थे, डुप्ले। इन्होंने, जो लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने ब्रिटिश भारत का जो राइन स्टार्ट हुआ था उसमें सबसे पहले लागू किया। लेकिन ओवरऑल सबसे पहले ये पॉलिसी लाए थे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। और जो वेलेस्ली का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में कौन कौन से स्टेट थे जिन्होंने ये संधि जिसको स्वीकार की ली थी, सहायक संधि, जिसे सब्सिडरी अलायंस भी बोलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया था हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में, उसके पश्चात तंजौर 1799 ईस्वी में, उसके बाद सूरत ने इसको एक्सेप्ट किया 1800 में, उसके बाद कर्नाटक ने 1801 ईस्वी में, और अवध ने 1801 ईस्वी में। उसके बाद कुछ और राज्य थे, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और पेशावर, इन्होंने भी स्वीकार किया था। लेकिन जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये जो 4 और 5 जो है ना राज्य थे, जिन्होंने प्रोविंसेस थे, इन्होंने जो स्वीकार किया था, उनका क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। जैसे हैदराबाद 1798, तंजौर 1799, सूरत 1800, कर्नाटक 1801 और अवध 1801। लॉर्ड वेलेस्ली कार्यकाल में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। हमने जैसे पढ़ा कि जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ना हुआ था 1766-1769 ईस्वी के मध्य, और जो खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास के थ्रू, जो 1769 ईस्वी में साइन की गई थी। दूसरा जो एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1780 और 84 के मध्य, वॉरेन हास्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ 90 से
1792 यानी 1790-1792 ईस्वी के मध्य हुआ था, जिसमें कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य लड़ाई लड़ी गई थी और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम के तहत जो है ना ये अंत हुआ था, जो कि 1792 ईस्वी में इसको साइन किया गया था। यहाँ पर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और उसकी डेथ हुई थी अल्टीमेटली, और मैसूर पर जो है ना लॉर्ड वेलेस्ली ने अपना अधिकार कर लिया था 1799 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली ने ही 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें जो नए रिक्रूट हुआ करते थे उनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी 1800 ईस्वी में। इन्हीं के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसका पीरियड था, जिस पीरियड के मध्य युद्ध हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के ही कार्यकाल के दौरान हुआ था। और इसका परिणाम ये था कि सिंधिया, भोसले और होलकर की हार हुई थी और अल्टीमेटली ये युद्ध समाप्त हुआ था बासेन की संधि से। तो ये एक प्रमुख इंसिडेंट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो बासेन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी, उसमें तहत जो है ना ये युद्ध समाप्त हुआ था। तो एक प्रमुख घटनाएं और प्रमुख इंसिडेंट और प्रमुख नए स्टेप्स थे जो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे लिए ये थे, जो कि 1798 से 1805 ईस्वी के मध्य था। इस तरीके से हमने जो आज पढ़े हैं और गवर्नर जनरल, लगभग प्रमुख रूप से 4 गवर्नर जनरल के बारे में, उनके कार्यकाल के दौरान जो भी नई घटनाएं हैं उनके बारे में, जिसमें लॉर्ड वारेन हास्टिंग, जिनकी कार्यकाल अवधि थी 1773-1785 ईस्वी के मध्य। उसके पश्चात हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस को पढ़ा, जिनकी कार्यकाल अवधि थी 1786 से 93 ईस्वी के मध्य। उसके पश्चात सर जॉन सो राय 1793 से 98 ईस्वी के मध्य, और उसके पश्चात लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ा 1798 से 1805 ईस्वी के मध्य। तो इस तरीके से आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। ये एक कंप्रिहेंसिव एनालिसिस है, जो भी गवर्नर जनरल बने हैं उनके जो कार्यकाल के दौरान कुछ इंसिडेंट और कुछ स्टेप्स लिए गए, और ये बहुत से डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए हैं। एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, आज का लेक्चर कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा भी नहीं लगा तो डिसलाइक भी कीजिए, क्योंकि इससे एक प्रेरणा मिलती है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आपसे जाते जाते अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।